हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इन अ प्लाज्मा मीडियम देख रहे थे, जिसमें हमने अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा और बीटा को सॉल्व किया था फॉर पुअर कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर एंड फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर मैं केस 4 ले रही हूँ। केस 4 है आपका फॉर प्लाज्मा। प्लाज्मा में उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन कैसा होगा उसे हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर केस 4 कंसिडर कर रहे हैं। सेम टॉपिक है हमारा प्रीवियस लेक्चर वाला ही। केस 4 ले रहे हैं फॉर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करवानी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी फॉर प्लाज्मा। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी, परमिटिविटी, ये सब कांस्टेंट अलग होंगे। तो कितना होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, और ये होगा आपके पास ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। वेहर आपका जो ओमेगा पी स्क्वायर है ये आपका बराबर होगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट के, या ओमेगा पी इज इक्वल टू रूट ओवर एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ओमेगा पी को क्या डिफाइन करते हैं हम, इसे बोलते हैं हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। और जो आपका स्मॉल एन है ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ आपकी नंबर डेंसिटी। ई आपको पता ही है चार्ज होता है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अगर हमें एफ पी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको पता है, चूँकि ओमेगा पी को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ पी। तो एफ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा पी अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई। और ओमेगा पी का मान मैं रख सकती हूँ, वो कितना होगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एन। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। ये सारी वैल्यूज़ आप रख दीजिए। तो जब आप एफ पी को सॉल्व करोगे फ्रीक्वेंसी, तो वो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट, ये सारे कांस्टेंट जब सॉल्व आउट होके बाहर निकलेंगे तो ये 9 और अंडर रूट ऑफ स्मॉल एन, ये आपके पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज़। यहाँ से हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं इस टर्म में ले लेती हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, हम इसका फेज वाला पार्ट ले रहे हैं ओनली। तो यहाँ से अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मुझे इसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है, तो हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में इसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। वो डिस्पर्शन रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं आयोटा के, और इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता है डिस्पर्शन रिलेशन, ऐसे मैंने 5 न्यूमेरिकल दिए थे, उनमें आएगा। और वो डिस्पर्शन रिलेशन सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस के स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है डिस्पर्शन रिलेशन। यहाँ से अब हम एप्सिलॉन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या होगा, माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस म्यू, और एप्सिलॉन का मान यहाँ से रख सकते हो आप, वो कितना है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इधर से ये आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस म्यू अंदर एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू फिर आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जानते हैं चूँकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 1 म्यू एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट क्या लिख दूंगी, सी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 1 सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप वापस एलसीएम ले लीजिए, माइनस ऑफ के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये भी 0 में चला जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपके पास डिस्पर्शन रिलेशन है कौन से मीडियम में, प्लाज्मा में, रिलेशन इन प्लाज्मा। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लाज्मा में प्रोपेगेट हो रहा है तो उस केस में आपके पास ये डिस्पर्शन रिलेशन है। यदि हम ये मान लें कि वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के 0 है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा पी के होगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी, यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। अदरवाइज इसके दो केस हैं। केस फर्स्ट, यदि हम ये मान लें कि ओमेगा इज़ लेस देन है ओमेगा पी से, ओमेगा का मान ओमेगा पी से बहुत कम है, तो इस स्थिति में जो वेव है वो प्लाज्मा मीडियम में प्रोपेगेट नहीं होती हैं, तो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा। तो वेव क्या होंगी, मीडियम से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। केस सेकंड, यदि वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो ही आपकी वेव्स आर प्रोपेगेटिंग इन प्लाज्मा। तो वेव को प्लाज्मा में प्रोपेगेट होने के लिए उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो वापस लौट जाएगी। और इसके लिए हम डिस्पर्शन कर्व देखें तो यहाँ से हम डिस्पर्शन रिलेशन का कर्व बना रहे हैं। तो आपको पता है कि ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी ये के साथ इस तरह से डिस्पर्स होती है, यानी कि फैलती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन कर्व। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ओमेगा पी, ठीक है। ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ये आपका प्लाज्मा वाला टॉपिक भी ख़त्म। अब हम यहाँ से दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एच वेक्टर मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन -z डायरेक्शन in a free space with a phase constant 30 radian per meter and amplitude of wave is 1/3 pi. T is equal to 0, Z is equal to 0, then write an expression for electric field and H vector.
ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन देखें तो एच वेक्टर कितना है, एच वेक्टर के लिए आपको बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में, तो ये तो माइनस लगा दिया हमने। फिर क्या लिखते हैं हम, एच नोट, एच नोट मतलब इसका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, और इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है, फेज कांस्टेंट है 30 रेडियन पर मीटर और एम्पलीट्यूड है 1/3 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, फिर हम इसका फेज वाला पार्ट मान लेते हैं कॉस बीटा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। ठीक है, क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर एच वेक्टर को किस डायरेक्शन में मानेंगे, चूँकि ये प्रोपेगेट जेड डायरेक्शन में हो रही है तो ये मान लिया हमने ए वाई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन कैप क्रॉस ई अपॉन एन कैप क्रॉस ई अपॉन मॉड ऑफ जेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रिवर्स हो जाएगा, ई वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, इम्पीडेंस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे एच वेक्टर को। ठीक है, और यहाँ पर एच की डायरेक्शन हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये माइनस ए वाई डायरेक्शन में है, तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, ई की डायरेक्शन होगी आपके पास एन कैप क्रॉस एच करेंगे, एन कैप किधर है आपका, जो वेव प्रोपेगेट हो रही है माइनस ए वाई डायरेक्शन क्रॉस और माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन, तो y के बाद z क्या होता है x और ये प्लस का, यानी कि ये प्लस x डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट होगा, और वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस की जगह क्या हो जाएगा अब आपके पास प्लस और साथ में z और फिर पूरा का पूरा क्या लिख दें हम, h का कंपोनेंट, तो वो कितना होगा 3 पाई कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। ये आपके पास किसका कंपोनेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब चूंकि h में तो माइनस था तो आप यहाँ भी इसको माइनस में कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको बोल रहा है कि फेज कांस्टेंट बीटा कितना है 30 रेडियन पर सेकेंड, तो अगर हम इसको इसी के टर्म में देना चाहें तो हम दे सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं Ex अपॉन Hx, इन दोनों का रेशियो ही क्या था, Z था, और वो कितना है 377 ओम। तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 377 अपॉन 3 पाई कॉस ओमेगा टी प्लस 30Z। इसी तरह से H वेक्टर अगर लिखना होता तो डायरेक्ट -1/3 पाई कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड, सॉरी प्लस ऑफ बीटा जेड, और बीटा कितना है 30Z। अगर t बराबर 0 टाइम पर देखें तो t बराबर 0 पर E वेक्टर मिलेगा -377/3 पाई कॉस 30Z, और H मिलेगा आपको -1/3 पाई कॉस 30Z। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ हमें एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, परमिटिविटी हमें मीडियम की दी हुई है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 8, म्यू r परमिएबिलिटी रिफ्लेक्ट, ये आपके पास म्यू r जो है म्यू और म्यू नॉट दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम इसे आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं हिंदी में, म्यू r से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे रेस्पेक्टिव परमिएबिलिटी। तो ये आपको 1 दी हुई है, कंडक्टिविटी सिग्मा आपको 0.25 दी हुई है, और F आपको 1.6 दिया हुआ है। आपको निकालना गामा है, गामा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अल्फ़ा प्लस जायोटा बीटा होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फ़ा कैसे निकालें। तो चूँकि हमने अल्फ़ा का फॉर्मूला देखा था ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2, और फिर रूट में 1 प्लस सिग्मा अपॉन म्यू एप्सिलॉन, सॉरी ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था।
अब यहाँ से सबसे पहले सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास कितना होगा, सिग्मा आपको दिया है 0.25, ओमेगा होता है 2 पाई एफ और एप्सिलॉन कितना है आपके पास 8। 0.25 अपॉन यहाँ से एप्सिलॉन 8 नहीं सॉरी एप्सिलॉन होगा आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपके पास वैक्यूम के लिए होता है। और इसको अगर हम निकालना चाहें तो चूंकि आपको फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो रख दिया और एप्सिलॉन आर कितना है 8, ये हमने वैल्यू रख दी। 0.25 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 8। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 10⁻⁻9 मिलेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा 0 के। तो आप देख सकते हो चूंकि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, यानी कि सिग्मा टेंस टू 0, तो इस स्थिति में अल्फा, ये वाली टर्म 0 होते ही 1 - 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको अल्फा कितना मिलेगा 0। अगर अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा 0 है तो गामा किसके बराबर रह जाएगा, ओनली जायोटा बीटा के। अब हमें निकालना है बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला हमने आज ही देखा है, रूट म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आपको वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, यहाँ सिग्मा नहीं है एप्सिलॉन है, रूट म्यू एप्सिलॉन। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, जैसे हमने म्यू आर चाहिए तो म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और म्यू आर आपको कितना दिया हुआ है 1, तो ये वैल्यू रख देते हैं म्यू आर म्यू नॉट। एप्सिलॉन की भी वैल्यू रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे, ओमेगा और रूट ओवर म्यू आर तो 1, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एप्सिलॉन आर 8 और ओमेगा कितना है 2 पाई एफ, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है आपके पास, एफ आपको दिया है 1.6 मेगा हर्ट्ज, यानी कि वो भी 10⁻, मेगा मतलब 6। यहाँ भी आप लगा लेना एक बार, एफ में 1.6 इंटू 10⁻6 ये सब मिला के है। इधर भी ऐसे ही है, रूट ओवर 4 पाई, पाई को भी सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 8। जब आप इन सभी मानों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बीटा, और वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 9.48। बीटा इज इक्वल टू 9.48 इंटू 10⁻² मीटर इनवर्स मिल रहा है। तब गामा बराबर कितना होगा, जायोटा बीटा, तो जायोटा 9.48 इंटू 10⁻² मीटर इनवर्स ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास प्रोपिगेशन कांस्टेंट गामा आ गया। यहाँ पर 10 की पावर एक बार सॉल्व करें, आप चेक कर लीजिएगा -2 होगी, ठीक है। तो ये हमें फाइनली इसमें गामा प्रोपिगेशन कांस्टेंट मिल रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको अल्फा और बीटा के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।